Okay, so first question from the paper was about effective mass, and it was particularly about positive and negative effective mass. So इफेक्टिव मैथ्स का एक फॉर्मूला है. इफेक्टिव मैथ्स इज जस्ट अ मैथमेटिकल थिंग. रियल टाइम इसको आप यानी नहीं समझ सकते कि मैथ्स उसको रियल टाइम कोई फर्क नहीं पड़ा, बट इफेक्टिव मैथ्स इज अ मैथमेटिकल थिंग टू कवर अप व्हाट इज गोइंग इन अ बैंड, conduction band and a valence band. So the sign of effective mass is determined directly from the sign of the curvature of एनर्जी वेव वेक्टर का. अच्छा, ये एक इसमें क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया था कि ये जो बैंड डायग्राम होती है इसमें एक्स एक्सिस पे क्या होता है. सो एक्स एक्सिस पे वेव वेक्टर होते हैं जिसको हम गैमा सिग्मा डिफरेंट टर्मिनोलॉजी में शो करते हैं, जिन्हें सिमेट्री हाई सिमेट्री पॉइंट्स कहा जाता है. सो उसमें जो आपका वेलेंस, इस रीजन को अगर मैं जो एनोटेट कर दूं, नियर द मिनिमम, वहां पे आपका इफेक्टिव मैस पॉजिटिव होगा, और जो वैलेंस बैंड पे आपके होंगे उनका इफेक्टिव मैस नेगेटिव होगा. एंड नेगेटिव इफेक्टिव मैस मीन कि मोशन विल बी इन एन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो जो आपका क्वेश्चन था वो ये था कि इफेक्टिव मैस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टॉप ऑफ द बैंड और बॉटम ऑफ द बैंड क्या होगा. सो टॉप ऑफ द बैंड से मुराद है वैलेंस बैंड यूजुअली, क्योंकि हम जब एक बैंड डायग्राम देखते हैं तो हम उस बैंड डायग्राम में सिर्फ दो ही चीजों को देख रहे होते हैं. एक तो सबसे जो ऊपर वाला बैंड होता है नियर टू फर्मी लेवल नोन एज वैलेंस बैंड, और दूसरा हम उसके ऊपर कंडक्शन बैंड देख रहे होते हैं विच इज बेसिकली द बॉटम. तो बॉटम की जगह कंडक्शन बैंड भी कहा जा सकता है विच इज बेसिकली दिस, और वाइस वर्सा जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं. ओके, बैक टू द पेपर. So this was a question. The effective mass of an electron is so क्वेश्चन कुछ इस अंदाज में दिया गया था टू कवर अप several concept in a single way. तो now you can mark it accordingly कि नेगेटिव आपका होगा near to the top of the band, also known as valence band, और पॉजिटिव होगा near to the bottom of the band, also known as conduction band. So इसको वो conduction band और valence band की टर्म में भी पूछ सकता है. उसमें कुछ कंफ्यूजन हो सकती है, सो दैट्स व्हाई आई डिडंट यूज दैट वर्ड्स, बट पेपर में वो उसको यूज कर सकता है. द इफेक्टिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास स्मॉलर देन होता है होल पे. अगेन इट्स सिंस इफेक्टिव मास इज अ मैथमेटिकल थिंग, और होल की स्पीड इलेक्ट्रॉन के लिहाज से जाहिर बात है डिफरेंट होती है. तो उसको अगर हम कंसीडर करते हुए मैथ को जस्ट कंसीडर करें कि जिस ऑब्जेक्ट का मैथ ज्यादा उसकी स्पीड कंपैरेटिवली कम होगी, सो इस क्वेश्चन को हम उस लिहाज से आंसर कर सकते हैं. सो इलेक्ट्रॉन की जो इफेक्टिव मैस है वो होल की निस्बत कम होगा. होल कहाँ पे ज्यादातर पाए जाते हैं? वैलेंस बैंड में. इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पाए जाएंगे अगर हम इस डायग्राम में देखें तो कंडक्शन बैंड में हमारे पास हमेशा इलेक्ट्रॉन्स होंगे. इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो सकते हैं लेकिन यहाँ पे होल्स भी हो सकते हैं. कंडक्शन बैंड में होल्स उस लिहाज से नहीं होते. ओके, नेक्स्ट शॉर्टकट इफेक्ट. इट्स फ्रॉम द इम्परफेक्शन चैप्टर. सो शॉर्टकट इफेक्ट की क्या तारीफ है कि अगर किसी भी लेटेस्ट पॉइंट से इक्वल नंबर ऑफ कैटाइंस और एनाइंस अपनी जगह को छोड़ दें. इक्वल नंबर इज एन इम्पोर्टेंट थिंग टू नोट हियर. ये देखें यहाँ पे और यहाँ पे. सो अगर हम इसको देखें चेंज को, तो यहाँ पे प्रोबेबली एनाइन था और यहाँ पे कैटाइन था, और वाइस वर्सा है. यू कैन से एनीथिंग. सो जब ये अपनी जगह छोड़ देंगे और कहाँ पे चले जाएंगे? सरफेस पे चले जाएंगे. यहाँ पे आपको कहीं भी नजर नहीं आ रहे. सो फिर हम उसको कहते हैं शॉर्टकट इफेक्ट. इसी का एक वर्जन है ना फ्रैंकल इफेक्ट. फ्रैंकल इफेक्ट में क्या होगा कि वो एक इलेक्ट्रॉन या एनाइन यहीं पे कहीं आ जाएगा इंटरस्टिशियल साइड पे. वो अभी आगे हम देखते हैं. सो इस पे वैसे भी डिस्कशन हो चुकी है. imperfection was a repetition, revision basically. So equal number of cations and anions missing from the interstitial side. The question says I can choose more than one answer, so I have to be careful. So अगर cation और anion अपनी जगह छोड़ रहे हैं तो one can think कि डेंसिटी जो है वहां की क्रिस्टल की डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी.
सो इसके आंसर दो हो सकते हैं। अगेन क्वेश्चन इस तरह पेपर में तो आपको नहीं आएगा पीपीएससी में, लेकिन मकसद सिर्फ यह है कि एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर कवर करना है, कंपैरेटिवली चीजों को देखना है। अगर एक एमसीक्यू मैं आपको दे रहा हूँ और पेपर में उससे मिलता जुलता लेट्स सपोज आ जाता है, तो आई ट्राई कि आप उसके लिए भी तैयार हों कि उससे मिलते जुलती चीजें कैसे आ रही। So shortcut effect, what happened to the crystal when the shortcut effect occurs? The density of the crystal decreases. The color appears in a crystal due to point effects. Point effects are the region 0D defects, otherwise known as for the color. तो उसमें इलेक्ट्रॉन जारी बात है, जब आपका वहां से रिमूव होगा तो वहां पे एनर्जी जो है अकॉर्डिंगली अब्जॉर्ब होगी और वहां पे आपको कलर अपीयर होगा। द क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ सॉलिड इन सुपरकंडक्टिव स्टेट, इट्स अ रेसिप्रोकल केस। ये जो आपसे बुक में एनोटेटेड मैंने शेयर की है उसमें ये चीजें मेंशन है। तो जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है सुपर कंडक्टिंग स्टेट में वो टेम्परेचर के साथ इनवर्सली रिलेट करता है। सो इट इंक्रीजेज व्हेन द टेम्परेचर डिक्रीजेज। और हमें पता है कि सुपर कंडक्टर यूजुअली आपने बनाने हैं तो आपको टेम्परेचर बहुत कम करना पड़ता है। इससे रेलेवेंट एक क्वेश्चन आगे भी है। Magnons in a ferromagnet, so they are used for the stabilizing the magnetization in ferromagnets. Magnons होते क्या हैं? Magnons basically एनर्जी क्वांटाज हैं जो कि मैग्नेटिक सब्सटेंस से फ्लो करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, और वो डिक्रीज की तरफ फ्लो कर रहे होते हैं। सो यू कैन थिंक ऑफ इट सॉर्ट ऑफ अ क्वांटा थिंग इन अ मैग्नेटिक मटेरियल। क्वेश्चन 7 जो कि कई वे से पूछा जा सकता है, इसमें बेसिकली 3 क्वेश्चंस हैं। फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस, स्क्रीन नहीं शो हो रही, स्क्रीन बाकियों को शो हो रही है कि जस्ट इस इकरा के जिनको शो नहीं हो रही। कैन एनीवन रिस्पॉन्स कि उन्हें स्क्रीन शो हो रही है कि नहीं? हो रही है स्क्रीन शो, और ऊपर जो इससे ऊपर वाले 2 है ना सर, वो दोबारा बताइएगा एमसीक्यू। फेरोमैग्नेटिक वाला आप में भी इकरा दोबारा मैग्नॉन ज्वाइन सिमेट्री कर वाला। लें बिकॉज अदर्स आर सेइंग कि ज्वाइन हो रही है। ओके, सो 5th क्वेश्चन बेसिकली है इट्स अ सुपर कंडक्टिंग स्टेट, यानी हमें पता है सुपर कंडक्टर बनाने के लिए आपको टेम्परेचर्स को यानी कम करना पड़ता है। यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड भी इफेक्ट हो रहा है, लेविटेशन हम सुपर कंडक्टर से करवा सकते हैं, लेकिन जस्ट आपको आइडिया रखने के लिए कि टेम्परेचर आप अगर कम करते हैं तो आप की मैग्नेटिक फील्ड उसमें इंक्रीज हो जाएगी। सुपर कंडक्टर जितने भी अगर आप इमेजिन करें या जिनके बारे में आपने बुक्स में पढ़ा, उनका टेम्परेचर बहुत कम है, बिलो अ सर्टेन क्रिटिकल टेम्परेचर। उसके बाद मैग्नेट्स का हमने पढ़ा। मैग्नेट्स बेसिकली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी है जो कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को डील करते हैं किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस में, और वो फेरोमैग्नेट्स में जो उनकी काम है वो बेसिकली स्टेबलाइज करना है, ना तो वो उनका काम बढ़ाना है ना कम करना है, बट इट्स अबाउट स्टेबलाइजिंग। और ये आर के पूरी की बुक में जो एमसीक्यूज हैं उससे रेलिवेंट हैं, तो उसमें ये फिर डिटेल डिस्कशन है जो कि हम प्री टेस्ट डिस्कशन में इसको या ग्रुप डिस्कशन में देख चुके हैं चीजों को ना। क्वेश्चन 7 जो है इट्स अबाउट स्पेसिफिक हीट फॉर सॉलिड, और उसमें 3 मॉडल्स हैं हमने डिस्कस किए। कि सबसे पहले था क्लासिकल मॉडल विच इज आल्सो नोन एज ड्यूलिंग पैटिट रूल। उसको उसने एक वैल्यू निकाली विच सेज के जो स्पेसिफिक हीट है वो कांस्टेंट रहती है 3R, वेयर R इज आइडियल गैस कांस्टेंट। लेकिन जब उसको एक्सपेरिमेंटली ग्राफ से डिस्कस किया गया एक्सपेरिमेंट से, तो पता लगा कि इट्स नॉट एक्यूरेट। हाई टेम्परेचर में तो ठीक है, यानी हाई टेम्परेचर में इट वर्क्स, लेकिन लो टेम्परेचर में जब आप जाते हैं तो ड्यूरिंग पैटेट रूल तो कहता है कोई चेंज होगा ही ना, टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करता। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन है वो इस तरह नहीं थी। तो फिर आइंस्टाइन ने पिक्चर में आया। आइंस्टाइन ने अपनी उस मॉडल को जो कि ड्यूलिंग पैटी ने दिया उसको अपडेट किया, उसमें कुछ करेक्शंस की, और उसने फिर जो मॉडल दिया दैट इज ई एक्सपोनेंशियल स्टफ, कि वो एक्सपोनेंशियली डील करता है लो टेम्परेचर पे। अगेन जब हमने उसको ग्राफ से कंपेयर किया ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग से, सो अगेन इट डिडंट गो राइट फॉर द लो टेम्परेचर लिमिट। लो टेम्परेचर में ये भी एग्जैक्ट नहीं था,
तो फिर डेबाय ने अपना मॉडल सेम आइंस्टाइन के मॉडल को थोड़ा बेहतर किया। सारी बात है, पहले क्लासिकल फिजिक्स थी, फिर क्वांटम फिजिक्स आई, तो जिस जिस तरह क्लासिकल से क्वांटम में चीजें अपडेट हो रही थी, इन्होंने भी साथ साथ की एज पर द ऑनगोइंग रिसर्च इन अदरवाइज फिजिक्स। तो फिर जब उसने वो मॉडल अप्लाई किया जो कि रिसेंट थे, तो उसका अकॉर्डिंगली ये टी क्यूब लॉ, इसको एक बड़ा फेमस नेम भी है, टी क्यूब लॉ। सो टी क्यूब लॉ इज बेसिकली स्पेसिफिक हीट एट लो टेम्परेचर, जो कि ना तो क्लासिकली हम ड्यूलिंग पैटेड लॉ के अकॉर्डिंगली डील कर पाए, ना आइंस्टाइन कर पाया, लेकिन डिबाय ने उसको वैलिडेट किया मैथमेटिकली कि वो लो टेम्परेचर पे टी क्यूब लॉ क्यों फॉलो करता है, उसके पीछे फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स यही है कि हम उसे एज अ क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर के तौर पे डील करें विद सम जीरो एनर्जी एज वेल। सो इसका आंसर है सी कि ड्यूलिंग पैटेट के अकॉर्डिंगली स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है, आइंस्टाइन के मुताबिक स्पेसिफिक हीट एक्सपोनेंशियल नेचर रखती है, जबकि डिबाई के मुताबिक इट फॉलोज टी क्यूब लॉ। ओके, समवन से के आवाज कट रही है ड्यू टू नेटवर्क इशू एट आइदर एट माय साइड और एट अदर वन साइड। तो उसमें आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी अभी फौरन ही आफ्टर द क्लास, तो उसमें आप जस्ट गो थ्रू कर सकते हैं फास्टली चीजों को, कि जहाँ पे आपको लगे कॉन्सेप्चुअल लैब रहा, क्योंकि नेटवर्क का हम कुछ नहीं कर सकते सैडली। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके पेपर में, इस क्वेश्चन एमसीक्यू के पेपर में आने के चांसेस मैक्सिमम है, क्योंकि इसमें ये टी क्यूब लॉ, ये पूरा चैप्टर है स्पेसिफिक हीट वाला बेसिकली। फाइनल रिजल्ट्स हैं कि किस में क्या प्रॉब्लम थी और किस तरह उसको डील किया गया। हाई टेम्परेचर पे सबका आंसर 3 आ रहा है, लो टेम्परेचर में मसला था जो कि डिबाय ने काउंटर इन किया। ओके, so this is a definition of a dispersion relation. Dispersion relation basically wave vector और angular frequency का relation होता है, सिंपल डेफिनेशन है। और हम जब मोनोटॉमिक और डायटॉमिक के लिए रिजल्ट्स डिराइव करते हैं, तो हम यही कर रहे होते हैं कि हम ओमेगा और के का रिलेशन बना रहे होते हैं, और फिर ओमेगा और के रिलेशन पे हम डिस्पर्शन रिलेशंस पढ़ते हैं, और फिर हमारी जो भी उसके रेलिवेंट फिजिक्स है वो मूव ऑन करते हैं। फर्स्ट ब्रिलियन जोन फॉर अ मोनोटॉमिक लीनियर लेटिस is basically in the range of -π/a to π/a, और जब हम डायटोमिक पे चले जाएंगे, क्योंकि उसमें 2 ब्रांचेस बन जाती हैं, सो इट विल बी -π/2a to π/2a। सो अगेन यहाँ पे क्या किया गया कि आपको सेम उसे रखने की कोशिश की गई है कॉन्सेप्ट्स को, कि अगर एक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन अदरवाइज आता है तो वो भी आप डील कर सकें। तो ये 2 तरह से आपको ब्रिलियन जोन के बारे में पूछ सकता है। बाकी आर के पूरी की बुक में सेकंड ब्रिलियन जोन, थर्ड ब्रिलियन जोन भी बताए गए हैं फॉर मोनोटॉमिक एंड डायटोमिक, तो वो जब जाए आप उसको रिवाइज करें। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। Higher temperature superconductors have Curie temperature above than which temperature, where C represents the Celsius scale. So it's a knowledge based question कि उसकी वैल्यू है -196। कि हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर्स से हरगिज ये मुराद नहीं है कि आपका टेम्परेचर पॉजिटिव हो जाएगा, स्टिल वी आर फार बिलो द रूम टेम्परेचर। हम कोशिश तो कर रहे हैं कि सुपरकंडक्टर्स हम रूम टेम्परेचर पे बना सकें, क्योंकि फिर ही हम उसे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसे उस तरह मार्केट में नहीं ला सकते। सो अभी तक जो है वो हम काफ़ी पीछे हैं रूम टेम्परेचर से। सो उस बेस पे हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर्स की तारीफ बेसिकली की जाती है -196, विच इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ मटेरियल। इसको फ़ारेनहाइट में भी देखा जा सकता है, यानी यही अगर वो टेम्परेचर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछे तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इट्स अबाउट आई थिंक 66 समथिंग। वो सॉल्व किया जा सकता है। Okay, so phase velocity is associated with individual wave, whereas group velocity is for the envelope से मुराद है combination of waves. The energy is transferred by energy किस तरह ट्रांसफर होती है, phase velocity के जरिए या group velocity के जरिए? तो इसका आंसर जो है वो है group velocity, यानी group velocity से यहाँ पे मुराद है, did someone said something? Okay. सो ग्रुप वेलोसिटी से मुराद बेसिकली ये है कि जो वेव्स का पैकेट है वो आपकी एनर्जी को ट्रांसफर करेगा। इसके लिए एक क्वेश्चन, इससे रेलेवेंट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, विच इज अबाउट चेरेनकोव रेडिएशन। चेरेनकोव रेडिएशन का क्वेश्चन पेपर में आया भी हुआ था 2022 में,
कि चेरनकोव रेडिएशन ऐसी रेडिएशन होती है जिनकी स्पीड किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा हो सकती है, जाहिर बात है, जो कि हम रिलेटिविटी के मुताबिक पॉसिबल नहीं है, लेकिन किसी मीडियम में, और वो भी सिर्फ फेस वेलोसिटी होती है। तो फेस वेलोसिटी, और वहां पे यही कहा जाता है क्योंकि फेस वेलोसिटी एनर्जी ट्रांसफर नहीं करती, सो इट इज नॉट अगेंस्ट द लॉज ऑफ रिलेटिविटी। तो चेरनकोव रेडिएशन स्पीड ऑफ लाइट ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट रख सकते हैं इन डाइलेक्ट्रिक मीडिया। क्वेश्चन बेसिक पीपीएससी में यही था कि चेरनकोव रेडिएशन या किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा किस मीडिया में होगी, तो दैट will be in dielectric media. For maximum angular frequency for monatomic linear lattice, आपका अगर monatomic linear lattice है और अगर आप maximum frequency अप्लाई करें तो आप अगर उसे फॉर्मूले में देखें तो आपकी जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है वो मिनिमम है, इट वेंट अदरवाइज। इसको आप यूं भी देख सकते हैं कि हम डिस्पर्शन जो रिलेशन बनाते हैं मोनोटॉमिक लीनियर लेटस के लिए, दैट्स ओमेगा इनटू प्रोपोर्शनल टू साइन इनटू के, और के का आप एनर्जी के साथ रिलेशन देख सकते हैं। सो इट कैन हेल्प टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको ये नहीं भी प्रॉपर्ली याद तो। ओके, नेक्स्ट इज अगेन विद रिस्पेक्ट टू डिफेक्ट्स, टू टाइप ऑफ डिफेक्ट्स है, मोस्ट फेमस है एक शॉर्ट के, एक फ्रैंकल है। तो इसमें हमने डायग्रामेटिकली बेसिकली देखना है। शॉर्ट के में क्या होता है कि आपका एक कैटाइन और एनाइन अपनी जगह छोड़ देगा, और फ्रैंकल में क्या होता है कि वो किसी इंटरस्टेशियल साइड पे आ जाएगा। सो जो पहला है इट्स अ शॉर्ट ऑफ शॉर्ट के डिफेक्ट, वन कैन से इट्स अ पॉइंट डिफेक्ट एज वेल, और दूसरे में अगर आप देखें तो वो एक एक्स्ट्रा इंटरस्टेशियल साइड पे है जहाँ पे वो पहले मौजूद नहीं था, तो दैट विल बी टर्म्ड एज अ फ्रैंकल डिफेक्ट। मोनोटॉमिक लीनियर लेटस, जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा कि ये वाला क्वेश्चन कि जब आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तब आपका जो एनर्जी है वो मिनिमम ट्रांसफर होगी, मतलब वो एनर्जी को रोकेगा, इट एक्ट्स एज अ फिल्टर, यानी एक खास फ्रीक्वेंसी को जाने देगा, एक खास फ्रीक्वेंसी को रोकेगा, तो दैट इज नोन एज पास फिल्टर्स। और मोनोटॉमिक लीनियर लेटेस्ट लो पास फिल्टर है कि लो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली काम कर, हाई फ्रीक्वेंसी पे एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी, सो लो फ्रीक्वेंसी पे एनर्जी ट्रांसफर होगी, सो दैट्स नोन एज लो पास फिल्टर। Which branch dispersion relation for diatomic linear lattice resembles with a monatomic linear lattice? So जब हम diatomic linear lattice पढ़ते हैं solid state physics में तो उसमें दो ब्रांचें बनती हैं, one is known as acoustic branch, other one is known as an optical branch। तो क्वेश्चन ये है कि इसमें से कौन सी ब्रांच मोनोटॉमिक लीनियर लेटस जैसी है, तो दैट इज अकूस्टिक ब्रांच, आल्सो नोन एज साउंड ब्रांच। तो उस, और हमें मोनोटॉमिक में भी हम साउंड और फोनोन्स की बात कर रहे होते हैं, so that resembles with that field। और इसमें जो है ओके में आगे भी आ जाएगा तब हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, एन इंटरस्टेशियल डिफेक्ट occurs in a crystal when an atom occupies the कौन सी साइड, नॉन लेटेस्ट साइड पे जाए, जैसे कि ऊपर हमने डायग्राम में भी देखा। नॉन लेटेस्ट साइड से मुराद है, हमने प्री टेस्ट डिस्कशन में भी डिस्कस किया हुआ है कि उसकी वो जगह नहीं है, यानी वो लेटेस्ट पॉइंट नहीं है, वो कोई दो लेटेस्ट पॉइंट के दरमियान अपनी जगह बना के एज अ अनइनवाइटेड गेस्ट के तौर पे वहां पे बैठ जाएगा। सो इट्स अ नॉन लेटेस्ट साइट। इन एज डिसलोकेशन, एज डिसलोकेशन जो है is a type of dislocation, again imperfection type, had discussed before। so edge dislocation में हमने कहा था कि इसको आप edge के लिहाज से देखें तो edge is usually perpendicular, और जो सिक्यू है वे बेसिकली हमें पैरेलल सेंस देता है। बाकी जब उसको हमने एक डायग्रामेटिकली भी अंडरस्टैंड किया था तो वो उसे गो थ्रू किया जा सकता है, लेकिन अगर आप उसे टर्म की बेस पे भी याद रखना चाहें, बर्गर वेक्टर बेसिकली बताते हैं कि किस डायरेक्शन में आपकी डिसलोकेशन हो रही है। If dislocation in movement is hindered by defects, then material becomes, अगर आपके पास ब्रिटल मटेरियल है तो वो डिसलोकेशन को रोकता है, अगर आपके पास डक्टाइल मटेरियल है तो वो उसको रोकता नहीं है, यानी उस तरह हिंडर नहीं करता, रेजिस्टेंस कह लें नहीं शो करता। ब्रिटल मटेरियल हैव अ लार्ज chunk of inertia to counter। For diatomic linear lattice, the two atoms of different masses, इसके बारे में अगेन है कि वो उनकी डायरेक्शन क्या होगी। सो ऑप्टिकल ब्रांच में ऑपोजिट डायरेक्शन होगा और अकूस्टिक ब्रांच में सेम डायरेक्शन होगा। पिछले क्वेश्चन की बेस पे ये क्वेश्चन याद रखा जा सकता है, ये जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया कि कौन सी ब्रांच मोनोटॉमिक जैसी है, सो वो ब्रांच है अकूस्टिक, और मोनोटॉमिक से मुराद है सेम डायरेक्शन मोशन। तो अकूस्टिक में है इन सेम डायरेक्शन,
ऑप्टिकल जारी बात है उसका वाइस वर्सा है या बिल्कुल डिफरेंट चीज है। सो उसमें वो जो एटम्स की वाइब्रेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में। एटम्स कौन से हैं? डायटोमिक में दो एटम्स है, एक बड़ा एटम है एक छोटा एटम है। इट मे बी सेम लेकिन दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जैसे NaCl एक सोडियम है, क्लोरीन है। तो अगर ऑप्टिकल ब्रांच डिस्कस कर रहे होंगे तो सोडियम और क्लोरीन की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, और अगर हम अकूस्टिक ब्रांच उसी की स्टडी कर रहे होंगे तो दे विल बी इन सेम डायरेक्शन। इसी वजह से दो ब्रांचेस आती है ना, क्योंकि वो डिफरेंट वे पे डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं। Okay, the phase velocity is, sorry, the T is missing here. The phase velocity and the group velocity, the monatomic latency is equal for low frequency. That's why it's known as a low pass filter. तो इसको मैथमेटिकली आप फॉर्मूले से भी देख सकते हैं। The graph of the dispersion relation for diatomic linear lattice has how many branches? As we have discussed before, diatomic के लिए 2 branches हैं, triatomic के लिए 3 होंगी। आगे जो भी आप उसे लेके चल सकते हैं। So जितने आपके एटम्स बढ़ते जाएंगे उतनी उसमें ब्रांचेस बढ़ते जाएंगे। सो इट्स नॉट ओनली फॉर द डायटोमिक और मोनोटोमिक। आप इसको वो आपसे किसी भी रैंडमली 100 एटम्स के लिए पूछ सकता है, तो उस केस में फिर आपके पास 100 ब्रांचेस बनेंगे, विच इज फार बियॉन्ड द इमेजिनरी स्कोप ऑफ द फिजिक्स। वो किस तरह की होंगी? Okay, when there are large number of atoms missing from the lattice is known as void. This is a simple definition of void. I had shared a slide इन गूगल ड्राइव, तो उसमें सारे ये इम्परफेक्शंस और इस पे हम यूट्यूब पे भी पढ़ा है जो हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट टाइप्स 0D 1D 2D 3D। सो आई एम नॉट गोइंग इन द डेप्थ नाउ। if TC represents the thermal conductivity and EC represents the electrical conductivity, then thermal conductivity to electrical conductivity ratio is known as, इसको यूं भी पूछ सकता है, the ratio of thermal conductivity to electrical conductivity is equal to which law? That is known as Wadman-Frenz law। कि Wadman-Frenz ने इन दोनों के रेशियो को डिस्कस किया कि एक चीज के बढ़ने से दूसरे पे क्या इफेक्ट होता है, यानी अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेंज हो रही है तो थर्मल पे क्या कोई इफेक्ट होगा या नहीं। Select the correct statement out of the following। अगेन ये उसी क्वेश्चन के से है जो कि पहले हमने एक फॉर्मूला की सेंस में देखा, और वो क्वेश्चन यही था कि जो स्पेसिफिक हीट है उस पे आइंस्टाइन, क्लासिकल और डिबाये का क्या है। तो ये हाई टेम्परेचर लिमिट को तमाम करते हैं। आइंस्टाइन भी हाई टेम्परेचर को करता है, डिबाये भी हाई टेम्परेचर को करता है, क्लासिकल थ्योरी भी वैलिडेट करती है हाई टेम्परेचर को, जिसकी मैंने वैल्यू लिखी थी, दैट इज 3R। फिर R इज एन आइडियल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू याद भी रखी जा सकती है इन स्पेसिफिक यूनिट्स। असल बात आती है लो टेम्परेचर पे, जिसपे सिर्फ डिबाये की थ्योरी नजदीक तरीन गई है एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशंस की। Okay, elastic wave quanta is phonons, easy peasy lemon squeezy, just like photons are the quanta for electromagnetic radiation। Diatomic linear lattice ये क्या करता है? तो it acts as a band pass filter, यानी ये स्पेसिफिक लो हाई नहीं है, ये बैंड है कि आप एक खास फ्रीक्वेंसी के बैंड को ये रोक लेगा और एक खास फ्रीक्वेंसी के बैंड को जाने देगा, फिर एक खास फ्रीक्वेंसी के बैंड को रोक लेगा, एंड सो ऑन एंड सो फॉर। सो इट्स नॉट स्पेसिफिक टू लो और हाई पास, क्योंकि इसमें दो ब्रांचेस हैं और हर ब्रांच डिफरेंट वे पे बिहेव करती है, दोनों वाइस वर्सा है। अगर एक ब्रांच हाई पे काम कर रही है तो दूसरा लो पे कर रही होगी। a process in which frequency of the photon changes is called। so ये एक डेफिनेशन है हम क्लैप की, जिसका दूसरा नाम है यू प्रोसेस, नॉट यू टर्न। सो ये यानी फ्रीक्वेंसी जब हम फोटोन को डिस्कस कर रहे होते हैं क्रिस्टल के अंदर, तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है अंडर अ सर्टेन सिनेरियो। तो उसको जो साइंटिफिकली नेम दिया गया वो ये दो नेम्स है। ऑन अ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, अगर आपके पास एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हो, इट्स फ्रॉम द चैप्टर 17 FSC, रेलेवेंट टू दैट। यील्ड स्ट्रेंथ जो है वो आपके किस रीजन में होती है? वो आपका होता है इलास्टिक रीजन। अगर आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को देखें तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में जो इस तरह की कर्व आपकी बनती है कि पहले इसे में हुक्स लॉ अप्लाई हो रहा है, फिर आपका हुक्स लॉ वैलिड नहीं हो रहा लेकिन फिर भी आप इलास्टिक रीजन में है, और फिर आपका वो प्लास्टिसिटी में चला जाता है। सो आपका ये जो लास्ट पॉइंट होता है इट्स नोन एज यील्ड स्ट्रेंथ, और फिर आप प्लास्टिक रीजन में चले जाते हैं और प्लास्टिक रीजन में आपका यूटीएस आता है और ब्रेकिंग पॉइंट आता है।
तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमने डिस्कस किया था, इसे आप जरूर देखिएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, यानी थोरोली इसे देखेंगे, कौन सा इलास्टिक रीजन है, कौन सा प्लास्टिक रीजन है, इलास्टिक लिमिट से क्या मुराद है, यील्ड स्ट्रेंथ से क्या मुराद है, यूटीएस से क्या मुराद है, प्लास्टिसिटी से क्या मुराद है, किस रीजन में हुक्ला अप्लाई होगा, किस रीजन में हुक्ला अप्लाई नहीं होगा, ब्रिटल और डक्टाइल किस में आप यूटीएस से आगे जाते हैं और किस में आप यूटीएस के बाद डायरेक्ट प्लास्टिक रीजन में चले जाते हैं। सो नंबर ऑफ क्वेश्चन बट दे आर लिमिटेड, आई थिंक 20 से ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि उस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में से बन सकते होंगे, तो उन 20 में से कोई एक आ सकता है। तो अगर आप उस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को अच्छे से थ्रू आउट करेंगे, जैसे ये भी एक क्वेश्चन उसी से ही है, ऑन अ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एरिया अंडर द कर्व फॉर अ डक्टाइल सब्सटेंस जो है वो क्या होगा फॉर अ ब्रिटल, तो वो ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा चाहिए स्ट्रेस टू क्रिएट अ स्ट्रेन। Stress strain curve give us elastic modulus. This is a simple definition of modulus. के modulus की क्या तारीफ होती है? Stress over strain. I am using this for okay, इसके लिए हम E कर लेते हैं for strain, और इसके लिए हम capital E कर लेते हैं। So हमें पता है कि किसी भी कर्व की, इस पे हमने बड़ा थोरोली डिस्कस किया है कि किसी भी कर्व की स्लोप लें, वो कोई भी कर्व हो पूरी फिजिक्स में से, दैट मीन दोनों वेरिएबल्स को डिवाइड कर दें। अगर वो हमें कहे एरिया फॉर किसी भी कर्व फ्रॉम एनी टू फिजिकल पैरामीटर, फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ फिजिक्स, जस्ट मल्टीप्लाई देम, और फिर आप देखेंगे वो कौन सा फिजिक्स का फॉर्मूला बनता है। तो स्लोप का आ गया, मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया, मैंने अपनी फिजिक्स की डिक्शनरी देखी तो मुझे पता लगा कि स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन मॉडुलस होता है, सो इलास्टिक मॉडुलस। Okay, we have 10 less than 10 minutes, so hopefully we can cover it up. The mode of vibration for transverse waves and the longitudinal waves are and the direction of propagation के जो transverse longitudinal waves of हैं modes of vibration in a lattice, वो monatomic या diatomic है, तो उसमें आपने किस तरह उसको काउंटर इन करना है। सो ट्रांसवर्स वेव के जो मोड्स हैं वो 2 मोड्स होते हैं, और लॉन्गिट्यूडिनल वेव का एक मोड होता है। यहाँ पे मेरी तरफ से थोड़ा पार्डन कि इसमें कुछ एमसीक्यू मैं उस तरह तैयार नहीं कर पाया, क्योंकि इसमें इसको भी हम कंसीडर करेंगे। खैर की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका एक भी ठीक होगा तो वो उसे प्रॉपरली कंसीडर करेगा, इसमें वो 2 ले नहीं रहा, ताकि इसको रियलाइन किया जाएगा कि ये एक्स एक्सिस पे आ जाए और ये वाई पे चले जाए। सो इन शॉर्ट, लेकिन ट्रांसफर वेव की एक खसूसियत है, जैसे कि नाम से वाज़ेह है कि इसमें परपेंडिकुलर होगी डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, जबकि लॉन्गिट्यूडिनल वेव में अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन होगी। ट्रांसफर्स के 2 मोड्स होते हैं और लॉन्गिट्यूडिनल का एक मोड होता है। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि पेपर में पीपीएससी में वो लाजमी यूनिट्स पूछते हैं, स्पेशली वो यूनिट्स जो कि यूजुअली इस्तेमाल नहीं किए जाते। स्पेसिफिक हीट एक उनमें से शामिल है कि जो एक इम्पोर्टेंट है लेकिन उतना इस्तेमाल नहीं होता। तो स्पेसिफिक हीट अगर हम फॉर्मूला याद रखें तो दैट्स इज चेंज इन हीट ओवर टेम्परेचर। मोलर स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे तो यहाँ पे मैस भी आ जाएगा, दैट्स वाइज कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। इसमें ज़ाहिर बात है आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन कि आप एनर्जी के लिए कौन सा यूनिट ले रहे हैं। Which of the following for which of the following is magnetic susceptibility negative? तो ये मैं एक लिंक भी शेयर कर देता हूँ, बल्कि मैंने ग्रुप में शेयर किया है आज। तो उसमें उसने एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें उसने डायमैग्नेटिक के लिए, पैरामैग्नेटिक के लिए, फेरोमैग्नेटिक के लिए और एंटी फेरो के लिए एक कंपैरेटिवली टेबल बनाया हुआ है, किस किसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव है, किसके लिए पॉजिटिव है, कौन डायपोल मैग्नेटिक मोमेंट रखते हैं, कौन नहीं रखते, उनकी एक कॉमन एग्जांपल्स थी। ओके 38 हम एक दफा स्किप कर रहा हूँ, इस पे हम आते हैं। 39 मोस्ट स्टेबल मटेरियल फॉर मेकिंग अ परमानेंट मैग्नेट इज ऑफ कोर्स स्टील। इससे आप एक परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम यूजेज। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक मैग्नेटाइजेशन फोर्स इज नोन एज ससेप्टिबिलिटी। इट्स अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ ससेप्टिबिलिटी। अगर आप इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू मैग्नेटाइजेशन की रेशियो लें तो दैट इज ससेप्टिबिलिटी। अब ससेप्टिबिलिटी का यूनिट भी हो सकता है, इंटेंसिटी का यूनिट वाट पर मुरब्बा मीटर स्क्वायर अगर लें, इसको आप उसके अकॉर्डिंगली लें तो यूनिट भी बना सकते हैं। सो अगेन आर के पूरी में ये पहले पेजेस पे मौजूद है फॉर द मैग्नेटाइजेशन चैप्टर। ओके, ससेप्टिबिलिटीज नेगेटिव एंड स्मॉल एज वी डिस्कस, अभी हमने 2 एमसीक्यूज पहले डिस्कस किया। फॉर डायमैग्नेटिक पॉजिटिव और स्मॉल होती है पैरामैग्नेटिक के लिए, और लार्ज होती है
फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। एंटी फेरो का इसमें, एंटी फेरो के लिए बेसिकली सेम यही है जो पैरा के लिए होता है। अगेन यू कैन गो थ्रू दैट टेबल फॉर अ कंपैरेटिव एनालिसिस। मैग्नेटिक मोमेंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन डायमैग्नेटिक, पैरा में है लेकिन रैंडमली ओरिएंटेड है, फेरो में पैरेलल और ये अलाइंड है, और एंटी फेरो में एंटी पैरेलल अलाइंड। So it's a good comparative analysis of magnetic moments in 4 possible magnetic material types. The direction of a magnetic field within a magnet is from south to north. बाहर नॉर्थ से साउथ होती है, अंदर साउथ से नॉर्थ होती है। रिमेंबर के मुझसे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया था, खैर इट वाज अ लीडिंग क्वेश्चन, नॉट इनिशियल क्वेश्चन, किसी और सेंस से वो मैक्सवेल इक्वेशन से आते आते इस पे आए थे। बट लेकिन विदन अ मैग्नेट के वो अगर आप उसको एक साइकिल कंप्लीट करें तो साउथ से नॉर्थ बनता है इन विदन द इनसाइड। Hysteresis curves are exhibited by only ferromagnetic materials, and the area of hysteresis loss is a measure of energy loss per cycle, कि कितनी एनर्जी आपकी एक साइकिल में। hysteresis loss कर्व किसकी है, एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है। अगेन जब भी आप तैयारी करें मेन थिंग के तो कोशिश करें कि उसमें कोई क्वेश्चन रहता ना हो जो कि उससे बन ना सकता हो। आप इस तरह की तैयारी करेंगे तो आप काफी हद तक उसे इजीली कर सकते हैं फॉर अ मैक्सिमम मार्क्स। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल क्वेश्चन एक से करते हैं और बाकी उससे रेलेवेंट जो है उसको अगर आप छोड़ देते हैं तो दैट माइट